रेगिस्तान का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि रेगिस्तान मतलब गर्म प्रदेश और बालू से बिल्कुल ढका हुआ। मगर रेगिस्तान का मतलब सिर्फ बालू से ढका हुआ या गर्म प्रदेश ही नहीं होता है। ठंडे रेगिस्तानी प्रदेश भी हैं, जो कि हमारा स्टेट है लद्दाख, जहाँ पे बर्फ़ से ढका हुआ है, उसे भी हम रेगिस्तानी इलाका ही कहते हैं। क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये लास्ट चैप्टर है और इसमें हम रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आती है उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रेगिस्तान क्या होता है। तो रेगिस्तान एक ऐसा शुष्क प्रदेश होता है जिसकी विशेषता होती है या तो बहुत ज़्यादा तापमान या निम्न तापमान और विरल वनस्पतियाँ। ये रेगिस्तान की विशेषता होती है। तापमान या तो बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा और वहाँ पे विरल वनस्पति पाए जाते हैं। हम सब ये जानते हैं, मनुष्य हो, पौधे हो या फिर कोई जीव, उन सब के लिए जल ही जीवन है। जल के बिना किसी भी जीव का जीवन कठिन होता है, वो संभव नहीं होता है। मनुष्य को या पशुओं को अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अगर मनुष्य को मवेशी को चराना है तो उसके लिए घास चाहिए होगा और घास तभी होगा जब ज़मीन पे बारिश होगी। बारिश के बिना वो फसल भी नहीं उग सकते, ना ही मनुष्य खेती कर पाएगा। तो अगर वो खेती नहीं करेगा तो खाएगा क्या, पानी कैसे पिएगा। तो जल के बिना जीवन कठिन ही नहीं, नामुमकिन है। हम विश्व के उन स्थानों के बारे में जानेंगे जहां लोग सबसे ज़्यादा जो कष्टकारी तापमान है वहां पे भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान तो आग की तरह गर्म होते हैं और कुछ स्थान बिल्कुल बर्फ़ के जैसे ठंडे। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इस क्षेत्रों में बारिश कम होती है, विरल वनस्पति होती है और तापमान बिल्कुल चरम पे होता है। तापमान के आधार पर ही रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। गर्म रेगिस्तान की बात करें तो जो राजस्थान में है थार रेगिस्तान, और ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख वाला एरिया, जो कि जम्मू कश्मीर के ईस्ट में बसा हुआ है। ऐसे जगहों पे कहीं भी अगर थोड़ा सा भी पानी मिल जाता है तो लोग वहाँ कृषि करने लगते हैं और वहीं बस जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। ये उत्तरी अफ्रीका वाले क्षेत्र में होता है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको अगर याद हो तो भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख किलोमीटर है और ये सहारा रेगिस्तान 8.54 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब जितना बड़ा हमारा कंट्री है उससे भी बड़ा सहारा रेगिस्तान है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। यह रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। उन देशों के नाम हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी। सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से तो ढका हुआ है ही, इसके अलावा वहाँ पे बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर तो 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। ये सहारा रेगिस्तान, जो कि अभी ऐसा एरिया है, ये भी कभी हरा भरा हुआ करता था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण ये स्थान ऐसा हो गया है जो कि बिल्कुल शुष्क और गर्म प्रदेश है। यहाँ भी नदियाँ पाए जाते थे, मगरमच्छ पाए जाते थे, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु एवं बकरियां सामान्य जानवर थे। परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने ही इसे बहुत ही गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। सहारा मरुस्थल को आप मैप में देख सकते हो, ये कैसे 11 कंट्री से घिरा हुआ है आसपास। ये आप मैप में इजीली देख पाएंगे। ये पूरा मैप अफ्रीका का है। ये बिल्कुल यहाँ से जो आप मैप देख रहे हैं ऐसे बना हुआ है, ये अफ्रीका का मैप है। ये है इसका उत्तरी वाला एरिया जहाँ पे है ये सहारा रेगिस्तान, और ये आप देख सकते हो माली, नाइजर, चाड, ये सब इसके ये आसपास वाले कंट्री हैं। अफ्रीका में जो ये सहारा मरुस्थल है, यहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए यहाँ पे बारिश होती है और यहाँ आकाश में बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है और दिन में यहाँ का तापमान अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है। दिन में लगभग वहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुँच जाता है, जिसमें रेत एवं नग्न जो चट्टानें हैं वो सबसे ज़्यादा गर्म हो जाती
जाते हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है और रातें यहाँ पे उतनी ही ज़्यादा ठंडी होती है, क्योंकि ये जो बालू होते हैं ये जितनी जल्दी गर्म होते हैं उतनी ही ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं जल्दी से। तो रात को यहाँ का तापमान गिर के हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई थी। सहारा रेगिस्तान की अगर वनस्पति जात और प्राणी जात की बात करें तो यहाँ पे वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। मरुधान क्या होता है? जब किसी स्थान की वायु वहाँ के बालू को उड़ा कर ले जाती है, उस स्थान के रेत को पवन उड़ा कर ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है, और जहाँ गर्त में भूमिगत जो जल की सतह है वो ऊपर आ जाते हैं, वहाँ मरुधान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं क्योंकि यहाँ पानी हो जाता है, लोग इसके आसपास निवास करने लगते हैं और एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी ये मरुधान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में जो टैफिलालेट मरुधान है, ऐसा ही एक विशाल मरुधान है जो कि 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्राणी जात में यहाँ पर ऊंट, लगरबग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों के विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ भी यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। वैज्ञानिकों को तो यहाँ पर मछली के कंकाल भी मिले हैं। रेगिस्तानी सहारा रेगिस्तान वो बालू का रेगिस्तान है, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं? तो सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग भी निवास करते हैं जो भिन्न भिन्न क्रियाकलाप में भाग लेते हैं। इनमें बदुइन एवं तुआरेगा भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को भी पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए करते हैं। उस एरिया में खेती तो लोग कर नहीं सकते, तो उनके पास कोई और साधन नहीं होता है जीविका चलाने के लिए, इसलिए वो लोग इन जानवरों को पालते हैं। भेड़, ऊंट, घोड़े, इन सबको पालकर इनके चमड़े से वो जूते, पानी की बोतल ये सब बना लेते हैं, और जो पशु के बाल होते हैं उनसे चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए उपयोग करते हैं। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र भी पहनते हैं। सहारा में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों के निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। अभी हमने मरुधान के बारे में पढ़ा था। मरुधान क्या होता है? जब रेत पवन को उड़ा ले जाती है किसी जगह से तो वहाँ पे गर्त बन जाता है और जो भूमिगत सतह होता है वो ऊपर आ जाता है, तो वहाँ पानी हो जाते हैं। पानी हो जाते हैं तो लोग वहाँ पे खजूर के पेड़ उगा लेते हैं। यहाँ पर चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कहाँ के कपास विश्व में प्रसिद्ध हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिस्र में उगाए जाने वाले कपास विश्व में प्रसिद्ध हैं। हम सब जानते हैं कि विश्व में तेल कितना महत्वपूर्ण है, उन लोगों की मांग कितनी बढ़ गई है। इसी कारण से तेल का उत्पाद करने वाले अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में ये होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में और भी महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं जैसे कि लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों के ऊंचे कांच की खिड़की वाले भवन एवं ऊँटों से प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बना दिए गए हैं। पहले वहाँ पे ऊँट से ही लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जाया करते थे, लेकिन अब सुपर महामार्ग बन गया है। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। पहले ऊँट ही नमक को ढोया करते थे, अब ट्रक से ले जाते हैं। टुआरेगा लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं।
हमने गर्म रेगिस्तान के बारे में पढ़ लिया। अब हम ठंडे रेगिस्तान की बात करते हैं। ठंडा रेगिस्तान जो कि भारत का लद्दाख वाला एरिया है, आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये जो लद्दाख है, लद्दाख शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ला और दाख। ला का मतलब होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का मतलब होता है देश, मतलब पर्वतीय दर्रा वाला देश। लद्दाख का मतलब ये होता है। इसके लोकेशन की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पूर्व में जो बृहद हिमालय है, महान हिमालय, इसमें स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर बहुत सारी नदियां बहती हैं, जिनमें से सिंधु नदी सबसे प्रमुख नदी है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड यानी कि गॉर्ज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियां भी हैं, जैसे कि ग्रेगी हिमानियां। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है और अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु के दिन में भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान तो शून्य से भी 30 डिग्री नीचे यानी कि -30 डिग्री सेल्सियस, शून्य से -30 डिग्री सेल्सियस के बीच में चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है, तापमान लगभग -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। यह क्षेत्र हिमालय के वृष्टि छाया में स्थित है, इसलिए यहाँ पे बारिश भी कम होती है। पृथ्वी पर सबसे ठंडे स्थानों में से एक स्थान है द्रास, जो कि लद्दाख में ही स्थित है। लद्दाख को अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के इसमें यह लद्दाख श्रेणी है, जो कि ऐसे ही बड़ा सा एरिया में फैले हुआ है। यहाँ पर बारिश मुश्किल से 10 सेंटीमीटर होती है हर साल। यह क्षेत्र बर्फीले हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उष्माघात से ग्रसित हो सकते हैं। लद्दाख में जितनी गर्मी होती है उतनी सर्दी होती है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बर्फीली हवा चलती है और सूर्य का ताप भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप धूप में ऐसे बैठे हैं कि आपको ऊपर तो धूप लग रही है मगर पैर ठंडे में हैं, तो आपको वो गर्मी और सर्दी ये दोनों ही रोग से आप ग्रसित हो सकते हैं। लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं। इसका मतलब होता है हिम भूमि। अब लद्दाख के वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में जानते हैं। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल होती है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास की छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी में सरपत यानी कि वीलो एवं पॉलपर के उपवन देखे जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ यहाँ पे होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ नजर आती है, जैसे कि रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं होप यहाँ पे पाए जाने वाले सामान्य पक्षी है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि रॉबिन कहाँ पे पाया जाता है, रॉबिन पक्षी कहाँ पे देखने को मिलता है, या फिर अगर आपको रॉबिन पक्षी देखने का मन है तो आप भारत के किस स्टेट में जाएंगे, तो सबका आंसर होगा लद्दाख। रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन यहाँ के सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इन पशुओं के दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए इनको पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग ये लोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए करते हैं। भेड़ एवं बकरियों के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त जीव है। इसका शिकार लोग शाहतूश जो कि ऊन होती है उसके लिए करते थे, जो कि वजन में हल्का होता है और बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। लद्दाख में अधिकांशतः लोग या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोप के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ की अगर बात करें तो हेमिस, थिक्से, से एवं लायायुरु।
क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत यानी कि जो विलो होते हैं उनके पेड़ की लकड़ी से ही बनाया जाता है, जो कि लद्दाख में पाए जाते हैं। गर्मी के मौसम में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम और सलगम की खेती करते हैं और शीत ऋतु में जलवायु इतनी ठंडी, इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में ही अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती है। वे केवल घर एवं खेतों का काम ही नहीं बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग A1 लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीरी घाटी से जोड़ता है। लद्दाख का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही है। देश विदेश से अनेक पर्यटन यहाँ पर आते हैं। गोप दर्शन, घास के मैदान एवं हिम नदियों की सैर एवं उत्सवों एवं अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटकों का आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन को परिवर्तन ला आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीख लिया है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार ही मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं, यानी कि जितनी ज़रूरत होती है चीज़ों की उतना ही इसका उपयोग करते हैं और कुछ भी वेस्ट नहीं करते। अगर पारंपरिक वेशभूषा को देखें लद्दाखी महिला की, तो आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है: रोहतांगला, बरालाचला, लून गलाचला एवं टंगलंगचा। ला का मतलब ही होता है दर्रा, तो रोहतांग ला मतलब रोहतांग दर्रा, बरालाचला मतलब बरालाचला दर्रा, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुला होता है, जब बर्फ़ को मार्ग से हटा दिया जाता है। बाकी के महीनों में बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिरती है कि यह बर्फ़ से ढका हुआ रहता है और उसको हटाना भी मुश्किल होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।